जय हिंद दोस्तों, मैं अनुराग स्वागत करता हूं आप सभी के एक नए से वीडियो में। और कौन सा नया वीडियो है हमारा, तो बोलोगे भैया आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का हम लोग कर रहे हैं भाई साहब सैंपल पेपर, जिसका भाई साहब क्लास नंबर 2 है, यानी बोल सकते हो सैंपल पेपर वाला हमारा 2 है। यानी ऑलरेडी सैंपल पेपर 1 हम करा दिए हैं भाई साहब, ये हमारा दूसरा सैंपल पेपर है। जो भाई लोग पहला सैंपल पेपर नहीं देखे हैं तो जाइए चैनल के प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाइएगा, तो वहाँ पर मिलेगा रेलवे आरआरबी एनटीपीसी बाई अनुराग सर, वहाँ पे सैंपल पेपर के थ्रू आएगा एक प्लेलिस्ट जिसमें हम पहला वीडियो डाल दिया। ठीक है भाई, तो आज हम करेंगे दूसरा सैंपल पेपर, बहुत अच्छे से करेंगे। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, एकदम बेसिक से लेकर हाई लेवल तक चीज़ों को कवर करेंगे और बढ़िया से चीज़ों को सीखेंगे। ठीक है भाई, अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को हर जगह पर शेयर कर दीजिए। आइए बिना टाइम पास किए चीज़ों को शुरू करते हैं। और यहाँ से शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। जब भी अगर आपके पास स्क्रीन पे क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपका काम यही रहेगा कि क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद से खुद से सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन नहीं होगा फिर भैया का सॉल्यूशन देखना है। ठीक है भाई, आ जाइए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, यानी ये बोल सकते हो भैया एचसीएफ और एलसीएम हमारा कितना दिया है। तो बोलोगे भैया यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से इन्होंने दे रखा है। और क्या दिया, तो बोलोगे भैया 18 ये दे रखा है। अगर मैं इसकी कलर थोड़ा चेंज कर लूँ तो और अच्छा सा दिखेगा। ये हमारे पास 18 दे रखा है भाई। देखो भैया, बोलोगे भैया एचसीएफ जो है 18 है। और एलसीएम की बात करूँ मैं तो एलसीएम हमारा कितना है, तो बोलोगे 540 है। यदि उनमें से एक संख्या हमारे पास कितना है, 90 है, तो बोला है तो दूसरी संख्या ज्ञात करिए। बताइए कितना सिंपल, कितना लल्लू सा सवाल था। हम हमेशा से पढ़ते आए हैं, क्या पढ़ते हैं कि भैया दो संख्याओं का प्रोडक्ट इक्वल टू में होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ का प्रोडक्ट, बस बात खत्म। तो बोलोगे भैया यहाँ पे पहली संख्या हो गया इंटू में दूसरी संख्या हो गया, दोनों का प्रोडक्ट मैंने बराबर कर दिया एलसीएम इंटू एचसीएफ के प्रोडक्ट से, बस बात खत्म। पहली संख्या इन्होंने एक संख्या 90 दे रखा है, दूसरी संख्या हम खुद मान लेते हैं 100 होगा। ठीक है भाई, यही निकालना है। उसके बाद से अगर एलसीएम की बात करूँ तो बोलोगे भैया 540 है, एचसीएफ की बात करूँ तो 18 है। अब इसको हम कट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। बताओ कितना सिंपल है। बोलोगे भैया 18 पच्चीस कितना होता है, 90, और 5 से इसको काटूंगा तो बोलोगे भैया 108, यानी 100 का जो मान आएगा 108 होगा। यानी जो दूसरी संख्या होगी 108 है। कहाँ है भाई, ऑप्शन नंबर है। देखो भाई, सेक्शन कंट्रोल जो 11/2/2026 का हुआ था, यानी जिसका एग्जाम आप लोगों का फरवरी में हुआ था, उसका हम क्वेश्चन कर रहे हैं। मात्र 2 महीने पीछे वाला क्वेश्चन। देख रहे हो किस लेवल का अपडेटेड है। सेम इसी पैटर्न पे, इसी फॉर्मेट में आपके एग्जाम में भी आएगा, यानी अंडर ग्रेजुएट लेवल में भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, पढ़ते हैं। कह रहा 7 अंकों की संख्या हमारे पास दे रखी है। भाई बोलोगे भैया ये 7 अंकों की संख्या है। फिर बोला है कि 3 से विभाजित है, a प्लस बी का हमें अधिकतम मान बताना है कि a प्लस बी का अधिकतम मान क्या है। सबसे पहले ये समझ लो कि भाई साहब 3 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है। तो संख्याओं का योग, यानी संख्याओं का सम अगर 3 से कट रहा है, यानी कहीं ना कहीं 3 का मल्टीपल में आ रहा है, तो सारे संख्याएं 3 से कटेगी। पहले लिखो, तो बोलोगे भैया यहाँ पर 3 हो गया, 4 हो गया, a हो गया हमारे पास। ठीक है, उसके बाद अगर मैं देखूँ तो बोलोगे भैया 6 हो गया, फिर 9 हो गए, फिर उसको से 0 हो गया, फिर b हो गया। तो मैंने देखा सबसे पहले इनको काटता हूँ। अगर मान लीजिए 3 के पहाड़ा में जो आता है उसको काट दो भैया, 9 3 से कटेगा, 6 भी 3 से कट जाएगा, 3 भी 3 से कट जाएगा, हमारे पास बचता है 4। उसके बाद से प्लस में हमारे पास a प्लस में b। अब बोला है भैया कि जो a और b का जो मान होगा ना, ए और बी का जो मान होगा, यहाँ पे ए और बी का मान, यानी प्लस ले लिया क्योंकि मैं एड ऑन कर रहा हूँ। ए और बी का जो मान होगा भाई साहब क्या होगा, यानी सबसे क्या बोला है, सबसे अधिकतम मान क्या होगा, जो भाई साहब ये पूरा इक्वेशन कहने के ये बोलोगे भैया 3 से कटेगा। तो हमको मालूम है कि कहने की बोला है 7 अंकों की संख्या होनी चाहिए। अगर मान लीजिए मैं ए को कहाँ तक ले सकता हूँ मैक्सिमम मान, तो बोलोगे भैया 9 तक ले सकते हो। बी का भी मैक्सिमम मान कितना ले सकते हैं, 9 तक, क्योंकि जैसे ही हम 10 लेंगे ना भाई, तो ये 7 अंक ना रह के 8 अंक की संख्या हो जाएगी। तो हम ये बोल सकते हैं मैक्सिमम मान हमारा कितना होगा, यानी जो मैक्सिमम मान होगा वो कितना होगा, तो बोलोगे भैया 9 और 9। तो मैं टोटल ऐसे देखता हूं भैया कि 9 और 9 जोड़ता हूं तो 18 आता है। तो 4 में जब 18 जोड़ूंगा तो बोलोगे भैया 22 आएगा। तो क्या लगता है भैया कि 22 कटेगा 3 से, बिल्कुल नहीं क्या बिल्कुल नहीं कटेगा। तो 18 तो नहीं ले सकते। तो हम क्या ले सकते हैं, तो बोलोगे भैया 18 की जगह पर मैं ऐसा कर सकता हूं कि ये क्या कर सकता हूं भैया कि किसी एक को 9 ले लेता हूं और किसी एक को 8 ले लेता हूं। ठीक है, क्या पता 17 हो जाए। अगर मान लो ये 9 और 8 कितना होगा, 17। तो 4 में अगर मैं 17 जोड़ूंगा तो बोलोगे भैया 17 और 4 21, यानी बोलोगे भैया 21 होगा, यानी कटेगा 3 के पहाड़ा में 21 आता है। तो हमारा मान कितना होगा, तो बोलोगे भैया हमारे पास यहाँ पे ए और बी का मान हमने कितना लिया, ध्यान देना, जो ए और बी का मान लिए हुए हमारा आंसर होगा। तो ए और बी का क्या लिए हैं, तो 9 और 8 17 होगा। तो आंसर भी हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। तो सबसे अधिकतम मान इसमें क्या रख सकते हैं, तो बोलोगे भैया 17 फील कर सकते हैं। यानी कहने कि एक का मान 9 रख सकते हैं, दूसरा का मान 8 रख सकते हैं, या तो ए का मान 9 रख लीजिए, नहीं तो बी का मान 9 रख लीजिए, ए का मान 8 रखना पड़ेगा, ये हो सकता है। तो सबसे अधिकतम मान बोलोगे भैया 17 होगा। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द हो
बिल्कुल नहीं। आइए नेक्स्ट चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 हमारा क्या कह रहा है, कह रहा पी क्यू और आर प्रकार की प्रत्येक वस्तु की कीमत हमें दे रखा है। बोलोगे भैया यहाँ पर कीमत दे रखा है, यानी पी के 280 है, क्यू के 180 और आर का हमारे पास 110 है। सानू प्रत्येक तरह की वस्तुओं को 3, 2 और 5 के अनुपात में कुल 7,000 रुपये में खरीदता है, तो उसने क्यू प्रकार की कितनी वस्तुएं खरीदी हमें ये बताना है। सबसे बढ़िया जानते हो कौन सा सवाल है, बोलोगे भैया रेशियो का सवाल है। सबसे पहले ऊपर कीमत यानी प्राइस का हमें मान दे रखा है। प्राइस की अगर बात करूँ तो बोलोगे भैया यहाँ पर अगर पी की बात करूँ तो 280 है हमारे पास, उसके बाद से देखिए तो 180 है, उसके बाद से हमारे पास 110 है। और नीचे अगर मान लीजिए क्वांटिटी कितना है, कितना में खरीदा है, तो बोलोगे 3 के रेशियो में खरीदा है, 2 के रेशियो में खरीदा है, फिर 5 के रेशियो में खरीदा है। हमको मालूम है कि कभी भी प्राइस इंटू क्वांटिटी में गुणा करते हैं तो बोलोगे भैया रेवेन्यू निकल के आता है, यानी टोटल पैसा आपके पास आता है। तो लो भाई सब गुणा करते हैं, तो बोलोगे भैया 28 का 3 गुना कितना होता है, तो 0 8 3 24, हाथ में 2 3 दूना 6 और 2 8 840। 18 का 2 गुना 360 हो गया हमारे पास, यानी 180 का 2 गुना 18 का 2 गुना 36, एक जीरो लगा है तो जीरो लगा दिया। बोलोगे भैया 11 का 5 गुना हो गया कितना 55, और लास्ट में जीरो है तो भाई सब जीरो लगा दे। ये हमारे पास आ गया रेवेन्यू। और टोटल पैसा यहाँ पर कितना है, तो बोलोगे भैया 7,000 है। यहाँ पर कितना देखने को मिल रहा है भाई, तो बोलोगे भैया हमारे पास 7,000 रुपये देखने को मिल रहा है। आजिए यहाँ पे 7,000 है, तो हमको मालूम है जो 7,000 है कितने का मान है बताना जरा, तो बोलोगे भैया ये आपस में काउंट कर लेते हैं। तो बोलोगे 0 6 5 11, 11 और 4 कितना होता है 15, हाथ में आ गया 1, फिर 5 3 8 8 16 और 1 1750 का मान है। हमें निकालना किसका मान है, तो देखिए भाई तो बोला है इन्होंने क्या, क्यू प्रकार की कितनी वस्तुएं खरीदी, यानी क्यू का मान यानी 2 का मान हमें फाइंड करना है। जब 2 का मान फाइंड करना है तो 2 से गुणा कर दीजिए, तो 0 से 0 खत्म। अगर 25 से काटूंगा 25 7 175, उसके बाद से देखो 25 से 25 दूना 50, उसके बाद से 20 25 हटे 2 से। 7 से काटूंगा 7 चौका 28, 4 में 2 से गुणा करूंगा यानी 8 भाई होगा, और 8 कहाँ है तो ऑप्शन नंबर सी खत्म। तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही लल्लू सवाल था, उम्मीद करता हूँ प्यार से कर लिए होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 हमारा क्या करा है, एम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए ये है। हमारे पास ये इक्वेशन दे रखा है, कहीं ना कहीं भाई सब बोलोगे भैया ये कौन सा इक्वेशन है, तो आप पढ़े हो कि नहीं बताओ, ये इक्वेशन आपको पढ़ाया हूँ कि नहीं, मैं कहाँ पढ़ाया हूँ भाई, तो बोलोगे भैया सिंप्लीफिकेशन के आपके बैच में पढ़ाया हूँ। बहुत अच्छे तरह से सेम टू सेम इसी टाइप का सवाल कराया हूँ। अगर आप सिंप्लीफिकेशन का क्लास नहीं देखे हैं तो इसी में हम जाइएगा, इसी चैनल पर, तो इसी के प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाइएगा तो रेलवे फाउंडेशन बैच बाय अनुराग सर करके आएगा, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। उसमें सिंप्लीफिकेशन कंप्लीट मैंने 3.5 घंटे की वीडियो में करा रखा है। आइए सबसे पहले क्या करते हैं भाई, सबसे पहले जो निकालना होता है उसका मान देखते हैं। देखते हैं यहाँ पे वाला हम एम का मान दिखाना है, तो इसका बेस की देखते हैं। तो बेस में क्या है 2/17, तो इसको भी हम क्या करेंगे 2/17 में चेंज करेंगे, यानी कहने का रिवर्स करेंगे। जैसे भी ध्यान रखना, मैं यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। मान लीजिए हमारे पास एम और एन है, इसका पावर समझ लिया हमारे पास एन है, नहीं ए नहीं, ए मान लीजिए ए है। अगर इसको रिवर्स करते हैं एन अपॉन एन करते हैं ना, यानी एन अपॉन एम, तो इसका पावर माइनस में हो जाता है। अगर ये माइनस में होता है तो प्लस में हो जाता है। जब ये रिवर्स करते हैं तो ध्यान रखो, इसकी नीड नहीं है, आप इतना तो समझदार हैं ये। तो बोलोगे जब इसको 2/17 करूंगा तो ये जो हमारा पावर है वो कितना हो जाएगा, तो -4 हो जाएगा। फिर इंटू में ये 2/17 है तो इसको ऐसे ही रहने दो, चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबका पावर सेम करना है, यानी बेस सेम करना है। फिर इंटू में आ जाएगा, फिर इसको 2/17 करो तो पावर 3 है, तो बोलोगे भैया -3 है, और जो है वैसे उसको रहने दो, बाद में देख लेंगे। तो बोलोगे भैया जब हमारा क्या होता है बेस सेम होता है, यानी बोलोगे भैया जब हमारा बेस सेम होता है, एम का पावर अगर ए है और उसके बाद से देखिए एम के पावर अगर हमारे पास बी है, तो क्या होता है, तो बोलोगे भैया एम के पावर ए प्लस में बी होता है। ये एक कॉन्सेप्ट होता है, ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है, आराम से जाकर देखिएगा। तो बोलोगे भैया हमारे पास क्या होगा, पावर आपस में ऐड हो जाएंगे, तो बोलोगे भैया -4 +6 और उसके बाद से -3, ठीक है, ये आ जाएगा। और बराबर में क्या आएगा, लिखो एक लाइन और लिखते नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो बोलोगे भैया इसको लिख ही लो, यहाँ पे लिख ही लो ताकि आपको समझ में आएगा। बराबर में क्या होगा, तो बोलोगे भैया 2/17, इसका जो पावर दे रखा है इन्होंने, बोलोगे भैया 4m, क्या दिया है, बोलोगे भैया 4m, और प्लस में हमारे पास 16 दे रखा है। तो हम जानते हैं सबसे पहले मैंने क्या लिखा था, तो बोलोगे गुणा में होता है तो सारे आपस में ऐड हो जाते हैं, -4 +6 -3, और ये बराबर में हो जाता है क्योंकि इसका बेस सेम है, तो बराबर हो जाता है, इन सबका पावर बराबर करना होता है। तो बोलोगे 4m प्लस में 16 हो जाएगा। जैसे ही आया बस हम इतना समझ लिए, तो बोलोगे भैया हमारे पास देखो -4 -3 -7 होता है, -7 में से +6 घटाओगे तो -1 आएगा, तो बोलोगे भैया -1, और ये कितना है, तो बोलोगे भैया +16 है, तो इधर खींच के लाओगे तो -16 होगा, बराबर में 4m होगा। तो हम जानते हैं जब m का मान निकालेंगे तो -1 -16 -17 और बट्टे में 4 नीचे आ जाएगा, तो जो m का मान निकल के आएगा -17 बट्टे में 4 होगा, -17 बट्टे 4 ऑप्शन नंबर बी है, खत्म। तो कितना लल्लू सा सवाल था, बस आपको समझना था, बहुत प्यार से निकल के आ जाता। आइए नेक्स्ट चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 5। हमारा 5 क्या कह रहा है, हमारे पास बोला भाई इसको सिंप्लीफाई करना है।
क्या करना है भाई बताना जरा, सिंप्लीफाई करना है। ऐसे सवाल को हम बैक साइड से सॉल्व करते हुए आते हैं। आइए भाई साहब एक एक चीज़ को सॉल्व करेंगे, बहुत प्यार से आंसर निकल के आ जाएगा। देखो यहाँ पर मैंने देखा तो सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करें, उसमें गुणा, 8 दूना 16 में से 6 गया तो बोलोगे भैया 10 आ गया इतना। अब उसके बाद से इसको संभाल लेते हैं इधर, जैसे इसको संभालेंगे तो बोलोगे भैया पहले छोटू ब्रैकेट, यहाँ पे गुणा है तो 3 में 2 से गुणा करेंगे तो बोलोगे भैया 6 हो गया, और 6 कितना होता है 12, 40 में से 12 घटाओगे तो बोलोगे भैया 28 आएगा। यानी कहने कि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे 28 आ जाएगा। तो बोलोगे भैया 28 और 10 यहाँ तक तो आ गया हमारे पास। टोटल में बात करूँ तो इसको हटा दो, बोलोगे भैया 28 और 10 कितना हो गया, तो बोलोगे भैया 38 आ गया। यहाँ पे प्लस है देखना। अब उसके बाद से आ जाओ, हम यहाँ पे पूरा ये डिवाइड वाला बाद में देख लेंगे, पहले इसको सॉल्व करते हैं। जैसे ये सॉल्व आएगा उसको डिवाइड कर देंगे, तो सॉल्व करो तो बोलोगे भैया 5 में से 2 गया 3, 3 में से देखो 3 में 2 से गुणा करेंगे 6, 6 और 3 कितना होता है 9, फिर 9 में 4 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 36, 36 और 36 कितना होता है 72, तो सबका मान आ गया 72। इसको डिवाइड करना है कितना, तो बोलोगे 6 और 3 9 से, तो 9 से डिवाइड करोगे तो बोलोगे भैया 8 आ गया। यानी यहाँ तक 8 आ गया, इधर 38 था तो 8 में 38 ऐड करोगे तो 46 होता है। यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, खत्म। तो सिर्फ कैलकुलेशन अगर फास्ट है तो सेकेंडों में उड़ा लोगे, थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लेना है ऐसे सवाल में, नहीं तो प्लस माइनस इधर उधर ब्रैकेट किए तो भाई सब लोग नंबर कट जाएगा, तो ध्यान रखना। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है 10 cos स्क्वायर थीटा प्लस 7 साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 7 दे रखा है, जहां हमारे पास थीटा का मान 0 और 90 के बीच में रखना है, तो साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा का मान बताना है। बहुत सिंपल है, देखो हम जानते हैं क्या है, तो बोलोगे भैया 10 cos स्क्वायर थीटा है, तो सबको ऐसे करते हैं cos स्क्वायर में ही चेंज कर लेते हैं। बोलोगे भैया 10 cos स्क्वायर थीटा है, उसके बाद से प्लस में हमारे पास 7 साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बोलोगे भैया साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो हम 7 से गुणा कर देंगे, बोलोगे भैया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जैसे ये करेंगे और बराबर में हमारे पास 7 है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा, बोलोगे भैया 10 cos स्क्वायर थीटा और प्लस का हमारे पास कितना हो जाएगा 7, प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा -7 cos स्क्वायर थीटा और बराबर में आ जाएगा 7। जैसे ये आया तो बोलोगे भैया एक चीज तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर क्या है 10 cos स्क्वायर थीटा -7 cos स्क्वायर थीटा, तो 10 में से 7 घट जाएगा तो वह जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, और देखो बराबर में ये क्या है भाई साहब, इधर बराबर में 7 है, प्लस का 7 है, इधर जाएगा तो 7 7 जीरो हो जाएगा, तो ये नहीं बोल सकते हो 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर 0। तो यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा का मान कितना आ जाएगा, तो बोलोगे 3 जगह डिवाइड होगा, ये भी 0। तो हम ये बता सकते हैं कि थीटा का मान 0 कहाँ होता है भाई, तो बोलोगे भैया 90, यानी cos 90 का हम मान रखेंगे तो बोलोगे भैया 0 आता है। यानी थीटा के जब cos 90 का मान कितना होता है 0 होता है। जब cos 90 का मान 0 होता है तो रख लो। तो बोलोगे भैया हमारे पास 2 चीज़ पूछा है, एक तो साइन थीटा पूछा है, तो साइन थीटा यानी साइन 90 हो जाएगा, फिर cos थीटा पूछा है यानी cos 90 का मान बताना है। हमको मालूम है साइन 90 कितना होता है 1 होता है, cos 90 0 होता है, तो 1 में 0 ऐड करोगे 1 आएगा, 1 का है तो ऑप्शन नंबर ए, खत्म। देखा, तो आज हम थोड़ा बकवास कम करेंगे, चीज़ों को बहुत मतलब इतना नहीं बेसिक में जाएंगे। बहुत बच्चे पहले में बता रहे थे कि भैया आप चीज़ों को बहुत बेसिक से जाके बता दे रहे हो, आप जल्दी से शॉर्ट अप्रोच में उड़ाया करो ताकि जो हमारा सेशन हो 1 घंटा 10 और 15 मिनट में कंप्लीट हो जाए, जाके हम जल्दी से प्रैक्टिस कर पाएँ। तो आइए आज तेजी तेजी में चीज़ों को उड़ा देंगे बहुत जल्दी में। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 हमारा क्या कह रहा है, कह रहा अनीसा ने अपनी सहेली से 9% वार्षिक साधारण ब्याज के दर पे इतना रुपये उधार लिया। कितना रुपये उधार लिया, तो बोलोगे भैया हमारे पास 28,260 रुपये उधार लिए। उसने 9 माह बाद मिश्रधन लौटा दिया, यानी कहीं ना कहीं जितना पैसा लिया था 9 महीने बाद वो मिश्रधन यानी कहीं ना कहीं भाई साहब अमाउंट लौटा दिया। तो उसने ब्याज के रूप में कितना रुपए भुगतान किया ये बताइए। हमें भाई साहब क्या बताना है, तो बोलोगे भैया सिंपल इंटरेस्ट बताना है। हम ये जानते हैं जो यहाँ पर प्रिंसिपल कितना दिया है, तो बोलोगे भैया 28,260 रुपये उधार ली थी। जो प्रिंसिपल है जो अपने आप का 100% का मान होता है, और हमें क्या बताना है ब्याज बताना है। तो एसआई कब निकालते हैं, तो बोलोगे भैया एसआई का फॉर्मूला होता है भैया RT% बराबर में R इंटू T% होता है। रेट कितना है, तो बोलोगे भैया 9% है, वो भी पर एनम है, नहीं 1 साल की बात कर रहा है, और टाइम कितना है 9 महीना। तो हमको मालूम है कि रेट मिल गया 9% और टाइम है 9 महीना में है, बट हमको सालाना चाहिए तो डिवाइड बाई 12 करेंगे। अब जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, यानी कहीं ना कहीं ब्याज निकल के आएगा। ये परसेंट से परसेंट खट जाता है, तो मैंने यहाँ परसेंट लिखने की जरूरत था नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैंने 9% नहीं लिखा था। जब बोलोगे भैया यहाँ पे तो कितना था 0 था। अब देखो क्या होगा, यहाँ से 1 0 खा जाएगा। अगर मैं इसको काटूं तो बोलोगे भैया 3 से काट लो 3 बार में, 3 से काट लो इसको 4 बार में, ठीक है। उसके बाद से देखो अगर ये कहीं कट रहा है 2 से इसको काट लो, 2 बार में काट लो, 2 से इसको काट लो, तो 2 ये आ गया इतना 1413। अब हमें लग रहा है कुछ कटेगा, अगर कुछ कट रहा है तो काटो, नहीं तो डिवाइड कर लेंगे, गुणा कर लो। तो बोलोगे 3 3 9, उसके बाद से 3 एकम 3 और 4 42 ये आ गया, और इंटू में कर देंगे 9, और डिवाइड बाई में है कितना, बोलोगे भैया 10 इंटू में 2। देखना कितना आसान हो जाएगा आपके लिए। तो बोलोगे भैया 9 9 81 का एक हाथ में आया कितना, तो बोलोगे भैया 8,
ठीक है। 9 3 27 और 8 कितना हो गया 35, हाथ में 3 आ गया। 9 दूना 18 और 3 कितना होता है, तो बोलोगे भैया 21, हाथ में आ गया 2। उसके बाद 9 चौका 36 और 2 कितना हो गया, तो बोलोगे भैया 38, इतना आ गया। और डिवाइड बाई 10 इंटू में 2 है, तो पहले 2 से डिवाइड कर लो, और 10 से डिवाइड करना तो बहुत आसान है, एक पॉइंट के क्या करते हैं, एक अंक से पॉइंट लगा देते हैं। तो बोलोगे 2 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 1, उसको से 18, फिर इसके बाद से 0 लगा लेंगे, तो बोलोगे भैया यहाँ पर हो जाएगा 7, ठीक है 7 हो जाएगा। उसके बाद से आ गया फिर 5, फिर पॉइंट के बाद से 5, और डिवाइड बाई 10 करोगे तो ये पॉइंट जानते हो क्या होगा, हट के आगे आ जाएगा, एक पॉइंट और आगे आ जाएगा। तो बोलोगे भैया जो आंसर आएगा 19755, यानी बोलोगे भैया 190, उसके बाद से 7 है 190, उसके बाद से हमारे पास 07, यानी ऑप्शन नंबर कितना है, तो बोलोगे ए है। देखा, तो बस यहाँ पर कैलकुलेशन करना था, मैंने एक एक स्टेप लिखा है इसलिए ऐसा लग रहा था, नहीं तो आप यहीं पे एक लाइन डायरेक्ट आप क्या करते पूरा करके 20 से इसको यहीं पे डिवाइड कर देते, आपका आंसर निकल के आ जाता। आइए नेक्स्ट बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है एक नाव धारा के अनुकूल चलते हुए 18 किलोमीटर की दूरी कितना 3 घंटे में तय करती है। अब धारा के अनुकूल यानी डाउन स्ट्रीम जा रही है भाई, तो हम डाउन स्ट्रीम का स्पीड निकाल देंगे डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यानी 18 किलोमीटर जा रही है 3 घंटे में, तो टाइम स्पीड कितना आ गया, तो 6 किलोमीटर पर आवर डाउन स्ट्रीम आ गया। अब अप स्ट्रीम का देख लेते हैं, देखिए एक एक चीज समझिएगा। फिर इन्होंने बोला है जबकि धारा के विपरीत दिशा में यह दूरी 9 घंटे में तय करती है, सेम दूरी की बात बोला है। तो बोलो भी अप स्ट्रीम की बात करें, 18 किलोमीटर ही भाई साहब जाने में 9 घंटा लगता है, तो अप स्ट्रीम का स्पीड आ गया 2 किलोमीटर पर आवर। अब हमसे क्या पूछा है, तो स्थिर जल में नाव की चाल बताइए, नाव मतलब वाई की चाल बताना है। वाई कैसे निकालते हैं, तो बोलोगे भैया डी प्लस यू बाई 2 करके वाई निकालते हैं। तो डी का मान कितना है 6 और 2 8, और डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आ जाएगा कितना 4 किलोमीटर पर आवर नाव का स्पीड था, और 4 किलोमीटर का है, तो ऑप्शन नंबर बी खत्म। अगर यही हमसे पूछ देता अगर धारा की चाल क्या होगा, तो क्या करते हैं डी माइनस यू बाई 2, यानी 6 में से 2 घटाएंगे कितना 4 का आधा यानी 2 किलोमीटर होता। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है एक पाइप टंकी को, देखो एक पाइप जो है हमारे पास टंकी को 20 मिनट में भर सकता है, अच्छी बात है, जबकि दूसरी पाइप पूरी तरह से भरी हुई टंकी को 45 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप को खाली टंकी को एक साथ खोल दिया जाए, यानी दोनों पाइप खाली टंकी है उसको एक साथ खोल दिया जाए, तो टंकी का 1/4 भाग भरने में कितना समय लगेगा। बहुत ही सिंपल, बहुत बेसिक सवाल है। 2 पाइप है यहाँ पे, बोलोगे भैया एक ए हो गया हमारे पास, एक बी हो गया। ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, तो बोलोगे भैया 20 मिनट में भर सकते हैं, और बी जो है हमारे पास पूरी तरह से 45 मिनट में खाली कर सकते हैं। एलसीएम की बात करूं तो बोलोगे भैया 180 एलसीएम हो गया, ये 20 का हमारे पास 9 गुना हो जाएगा, ये 45 का 4 गुना जो खाली कर रहे हैं। जब ये बोला है कि दोनों को साथ में जब खोला जाता है ना भाई, तो टंकी का 1/4, देखो यहाँ पर, तो टंकी के 1/4 भाग भरने में कितना समय लगेगा। हमें मालूम है कि टंकी कितना है 180, 180 की अगर 1/4 की बात करूँ यानी 1/4, तो बोलोगे भैया यहाँ पे 45 आएगा। अब 45 भरने में कितना समय लगेगा, हमको मालूम है। ए जो नल है भाई 1 घंटा में कितना भर रहा है, तो बोलोगे भैया 9 मिनट पानी भर रहा है, लेकिन बी भाई साहब हरामखोर निकलता है, वो 4 यूनिट माइनस पानी कम कर देता है। तो ओवरऑल 1 घंटे में काम कितना होता है, तो बोलोगे भैया 9 में से 4 घटा दो, 1 घंटे में 5 यूनिट काम होता है। तो भरने में कितना देर लगेगा, तो 9 आवर में टंकी फुल हो जाएगी। टंकी फुल नहीं हो जाएगी, 1/4 क्या भर जाएगी, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा खत्म। देखा, बोलोगे भैया आज आपने इतना फास्ट क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमें जल्दी कंप्लीट कराना है इसी। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का मान 16 दे रखा है, तो एक्स के पावर 4 बताना है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही लल्लू सा सवाल है, बस इतना समझ लो एन स्क्वायर माइनस 2 कर देना, आंसर निकल के आ जाएगा। मैं नहीं बताऊंगा। आओ क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक बताना है। मैंने क्या पता है, जब स्टेटिस्टिक्स पढ़ाया था, मैंने स्टेटिक्स पढ़ाया था, कहाँ पढ़ाया था भाई, तो बोलोगे रेलवे फाउंडेशन बैच में बहुत अच्छे से 3 क्लास में पढ़ाया हूँ स्टेटिक्स। तो वहाँ पर जाकर देखिएगा बहुलक कैसे निकालते हैं। बहुत बच्चे यहाँ पे इसको काउंट करते हैं कि कौन ज़्यादा बार आया। मैं बोलता हूँ वैसे नहीं करना है, हमको सबसे पहले ऑप्शन उठाना है। मान लीजिए हम पहला ऑप्शन क्या उठाते हैं 55, जैसे 55 उठाते हैं तो जहां जहां 55 दिखेगा उसको गोला लगा देते हैं, नहीं बता देते हैं कि 55 कितना बार आएगा। तो पहला ऑप्शन 55 मैंने देखा, तो यहाँ एक बार आपको दिखेगा, देखते जाओ कितना आसान से बना लोगे। यहाँ पर आ गया, फिर आगे मैंने 55 दिखा तो यहाँ दूसरा बार आ गया, फिर आगे 55 दिखा तो यहाँ तीसरी बार आ गया। यानी हम ये बोल सकते हैं 55 जो हमारे पास आया है कितनी बार आया भैया, तो 3 बार आया। जैसे 55 देख लिया तो आगे देख लीजिए 54 देखता हूं मैं। 54 मैंने देखा तो ऐसे स्टार्टिंग से आया, इधर इधर आया, तो हमारे पास एक बार दिख गया यहाँ पे, फिर 2 बार दिखा, और उसके बाद से सिर्फ 2 बार दिखा। तो 54 कितना बार दिखा, तो बोलोगे भैया हमारे पास 2 बार 54 दिख गया। जब 2 बार 54 दिख गया तो आगे देख लीजिए हमारे पास, उसके बाद से क्या आता है, तो बोलोगे भैया हमारे पास आ जाओ 44, यानी 44 यहाँ पे एक बार आ गया, फिर यहाँ पे 2 बार आ गया, फिर उसके बाद से 44 देखो तो सिर्फ 2 ही बार है। बस समझ लो, हमें इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। अब उसके से 45 की बात करूं तो 45 हमारे पास कितना बार आया है, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। तो बोलोगे भैया 45 की अगर बात करूं, 45 45 45, तो 45 हमारे पास सिर्फ एक बार आया है।
तो 45 का टर्म कितना आया, तो बोलोगे भैया एक बार आया। अब देखना बहुलक क्या बोलता है, मोड ये बोलता है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है, तो सबसे ज्यादा बार 55 हुआ है, ऑप्शन नंबर ए खत्म। 1 सेकंड का सवाल था, बढ़िया से आपको देखना था, आंसर मार देना था। बोला है 9 के प्रथम 18 धनात्मक गुणजों का औसत बताना है भाई। अब 9 के प्रथम 18 इनका मतलब क्या समझते हैं, 9 इंटू में फिर मान लीजिए हमारे पास ऐसे 18 बार, मतलब क्या कर सकते हैं, अब इसके गुणा करना है, तो 9 के बाद से कितना आएगा भाई, तो बोलोगे भी अगर मैं 18 बार जाऊंगा, उसके बाद से फिर 9 दूना कितना होता है, तो बोलोगे भी 18, फिर उसके बाद से 9 3 27, फिर उसके बाद से 9 कितना 27 के बाद से बोलोगे 9 3 27, 9 चौका 36, ऐसे 18 बार गुणा करना है, तो बोलोगे 9 इंटू 18 लास्ट बार हो गया। अब ऐसे सवालों का एवरेज कैसे निकालते हैं, तो बोलोगे भैया हमको इतना मालूम है, एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, फर्स्ट प्लस में लास्ट बाई में 2 करते हैं एवरेज निकालने, फर्स्ट प्लस में लास्ट बाई में 2, क्योंकि भाई साहब ये एपी के फॉर्मेट में है। देखो भाई साहब इनका डिफरेंस बोलोगे भैया 9 का है, सब में डिफरेंस देखोगे तो 9 का, एपी का फॉर्मेट में होता है, तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई में 2 करते हैं। तो लास्ट क्या है, तो 18 नंबर कितना होता है, तो बोलोगे भैया 162, फर्स्ट कितना है, तो बोलोगे भैया 9, तो हम जानेंगे ये कि 9 प्लस में 162 और डिवाइड बाई 2 करेंगे तो एवरेज निकल के आ जाएगा। 9 2 11 हाथ में कितना आ गया, तो बोलोगे भैया 1, 6 और 1 7, और यहाँ पे 171 बाई 2, तो हमको मालूम है 2 8 16, यहाँ पे 1 2 5 10, यानी 85.5 होगा, 85.5, ऑप्शन नंबर सी खत्म, यानी 85.5 है ये खत्म। आ जाइए 13 नंबर देखते हैं, हमारे पास द्विघात समीकरण दे रखा है और उसका क्या पूछा है, तो बोलोगे भैया यहाँ पे 0 का एक मूल दूसरे का व्युत्क्रम है, तो मूल ज्ञात करना है, ये दोनों का मूल ज्ञात करना है। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे क्या निकालते हैं, तो देखो यहाँ पर अगर मैं निकालूंगा सबसे पहले क्या होता है, तो बोलोगे भैया सम ऑफ रूट्स क्या होता है, तो हमको मालूम है अल्फा प्लस में बीटा है, जिसको बोलोगे भैया माइनस बी बाई ए है। तो यहाँ पे क्या है, माइनस बी की जगह पर ये मान दे रखा है, यहाँ से भी निकाल सकते हो। और एक होता है भैया कि अगर सम ऑफ, हम क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते हैं, तो बोलोगे अल्फा बट इनटू में क्या हो जाएगा बीटा, तो जो होता है सी बाई में, तो यही निकाल लो क्योंकि ये आसान है हमारे लिए। बोलोगे भैया यहाँ पर सी की जगह पर क्या है, देखो भाई, तो कांस्टेंट टर्म क्या है, तो बोलोगे 2k है, वहां पर ऐसा मत समझ लेना कि सिर्फ 2 लेना, नहीं 2k है, कांस्टेंट टर्म क्या है, बोलोगे भैया 2k है। और ए की जगह पर क्या है, तो देखोगे भैया ए की जगह पर क्या है, तो भाई सब 2 है, तो डिवाइड बाई 2 करोगे, तो 2 से 2 काटोगे, नहीं एक्स क्या के का मान क्या आ गया, तो बोलोगे भैया 1 आ गया, यानी के का मान जब 1 आ गया तो हमको ये समझ में आ गया भाई कि हमें मूल ज्ञात करना है। तो सब जगह में क्या रखो, के की जगह पर क्या रखो, 1 रख दो। जैसे 1 रखोगे तो क्या निकल के आएगा, तो बोलोगे भैया 2x स्क्वायर हो गया, फिर प्लस में हो जाएगा 1 प्लस में 3 4x हो जाएगा, फिर उसके से प्लस में यहाँ पे 2 आ जाएगा, बराबर में 0 आ गया। जैसे ये मान आया तो हम क्या करते हैं, हम जानते हैं भाई साहब जब हम पढ़ते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हम ये बताते थे क्या कि भाई साहब ऐसा करो, क्योंकि ये दो दो तो आपस में गुणा हो जाएगा, तो हमें ऐसा करना है कि भाई साहब जोड़ने पे 4 आए और गुणा करने पर भी 4 आए। कौन ऐसी दो से संख्या है, तो हमको मालूम है भैया कि 2 इंटू 2 करेंगे तो बोलोगे भैया क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 2 आपस में ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो बोलोगे भैया पहला आ गया 2, दूसरा भाई आ गया 2, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, 2 2 आ गया। अब क्या करेंगे, तो बोलोगे भैया दोनों प्लस में है तो इसका माइनस चेंज कर दो, नहीं साइन चेंज करो, माइनस में हो गया। अब क्या करते हैं, तो पहले वाले कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे कोफिशिएंट में क्या लगा है 2, तो 2 से डिवाइड करो, तो इसको काटोगे तो बोलोगे भैया -1 और -1, यानी जो उसका दोनों का मूल आएगा -1 और -1 का है, तो ऑप्शन नंबर डी खत्म। एक अच्छा सवाल था, बढ़िया सवाल था, समझना था, अगर आप समझ जाते तो बहुत अच्छे से आंसर निकाल लाते। अब बोला है 14 नंबर, यदि x y के व्युत्क्रम वर्ती है और x बराबर 16 है और हमारे पास y बराबर 7 है, तो y बराबर 2 होने पर x का मान ज्ञात करें। कभी भी जब ऐसा सवाल है ना सिंपल में, तो आपको ये नहीं करना है भाई सब इन्वर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला थीम नहीं लगाना है, डायरेक्ट ये लगाओ। हमेशा ध्यान रखना x1 इंटू में y1 बराबर कर दो x2 इंटू में y2, बस बात खत्म। अब जैसा जैसा मान दिया ना वैसे वैसे फिल करो। तो बोलोगे भैया हमारे पास ये पता चल गया कि x की जगह पर क्या है, तो बोलोगे भैया पहले 16 है, y की जगह पर क्या है, तो बोलोगे भैया 7 है, बराबर में x2 हमें निकालना है, y का मान दिया है तो x2 ऐसे लिख दो, y का मान इन्होंने 2 दे रखा है, खत्म। काटो, आंसर आएगा 2 से काटोगे तो बोलोगे 8, जो x2 यानी इसको x मान लो, 8 से कितना होता है 56, यानी जो आंसर होगा 56 होगा, कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी। तो एक एक सेकंड का सवाल होता है, इसको आप प्यार से उड़ा देते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है हमारे पास 144 और 9 के मध्य अनुपाती बताना है, मीन बताना है। मीन के लिए क्या करते हैं बताना है भाई, कुछ नहीं करते, हमको मालूम है कि रूट ए बी करते हैं। मीन निकालना होता है तो रूट ए बी, यानी बोलोगे 144 इंटू में हम क्या करेंगे, तो 144 इंटू में हम कर देंगे 9, 144 इंटू में 9 कर देंगे, तो बाहर निकालोगे तो 12 आएगा, इसका निकालोगे 3, तो 12 3 कितना होता है, तो बोलोगे 36 होता है, ऑप्शन नंबर डी हो गया, खत्म।
आइए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 16 नंबर 16 हमारे पास देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है स्टेशन पी और क्यू से चलने वाली दो ट्रेनों की लंबाई का अनुपात इन्होंने दे रखा है। कितना दे रखा है तो बोलोगे 3:2 दे रखा है। अब बोला है कि जब वे विपरीत दिशाओं में क्रमशः 54 किलोमीटर प्रति घंटा और 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करती हैं तो वे दोनों एक दूसरे को 30 सेकंड में पार कर लेती है। स्टेशन पी से चलने वाली ट्रेन एक पुल को 90 सेकंड में पार करती है तो पुल की लंबाई ज्ञात करें। बढ़िया सवाल है, एक एक चीज पढ़ेंगे प्यार से निकाल देंगे। सबसे पहले ये मालूम है कि सबसे पहले इनका हमें क्या दे रखा है, डिस्टेंस। यहाँ पर देखो तो भैया इनकी लंबाई जो दे रखा है रेशियो में दे रखा है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि सबसे पहले डिस्टेंस फाइंड करो इन लोगों का। डिस्टेंस बराबर में होता है स्पीड इनटू में टाइम। डिस्टेंस इन्होंने दे रखा है तो बोलोगे भैया रेशियो में तो कोफिशिएंट लगा लो 3x प्लस में 2x हमारे पास इनका डिस्टेंस आया। स्पीड क्या है भाई, तो दोनों क्या है भाई सब विपरीत दिशा में जा रही है। जब विपरीत दिशा में दोनों ट्रेन जाती है तो उनका स्पीड एड ऑन होता है, और वहीं अगर मान लीजिए विपरीत समान दिशा में जाती है तो घटता है। तो बोलोगे भैया 54 और 72 आपस में ऐड करेंगे तो 126 आ जाएगा। तो बोलोगे भैया 126 आ जाएगा। एक किलोमीटर में है तो हम इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, क्योंकि टाइम इन्होंने यहाँ पर देखोगे तो बोलोगे भैया सेकंड में दिया है यानी 30 दिया है, तो इसको चेंज करो। तो बोलोगे भैया बड़ी यूनिट है तो छोटी यूनिट में जाने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं, और टाइम हमारे पास 30 सेकंड दिया है। जब ऐसे दिया है तो इसको काटो, तो हम जानते हैं कि 18 से कट जाएगा, 18×5 = 90, 18×7 होता है 126। अब 7×5 का 3 गुना कितना होता है तो बोलोगे भैया यहाँ पे आ गया 5x, और अगर 7×5 का 3 गुना देखूंगा तो बोलोगे भैया 105 यानी 1050 आ गया, क्योंकि लास्ट में 0 था। 5 से इसको काटो, 5 दूना 10, 5 यानी 5 दूना 10, 5 से कम 5 और 0 यानी x का जो मान आ गया 210 आ गया। जब x का मान 210 आया ना भाई, तो हमें मालूम है कि p का कितना दिया है भाई सब लंबाई 3, और इसका q का 2 दिया है, लेकिन हमें निकालना किसका है तो बोलोगे भैया p का। तो p का यहाँ से ट्रेन का लंबाई निकल के आ जाएगा। हमें क्या निकालना है भाई, तो बोलोगे भैया हमें तो भाई सब कहीं ना कहीं पुल का लंबाई निकालना है। तो हमको मालूम है कि ट्रेन का लंबाई में पुल की लंबाई को आपस में ऐड करते हैं तो पूरा डिस्टेंस आता है। तो डिस्टेंस फिर लगा दो, डिस्टेंस के जगह पर क्या होगा तो बोलोगे 210 का 3 गुना करेंगे तो ट्रेन का लंबाई आ जाएगा। तो बोलोगे भैया 21 का 3 गुना होता है 63, यानी बोलोगे 630 ये ट्रेन का लंबाई हो गया। प्लस में पुल की लंबाई को मैं ए मान लेता हूँ, ये होगा पुल का लंबाई, और होगा डिस्टेंस बराबर में स्पीड क्या होगा भाई, तो ट्रेन का पी का स्पीड कितना है तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करोगे तो बोलोगे भैया 5/18 से गुणा, और कितना टाइम ले रहा है इस पुल को पार करने में तो 90 सेकंड ले रहा है, तो 90 से गुणा, खत्म। बस यही सवाल था हमारे पास। आइए अब हमको मालूम है क्या, अगर जब इसको काटूंगा तो 18 से काट लो भाई, तो 18 × 54 होता है। तो बोलोगे 5 × 15, यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 630 प्लस में इतना लिखने का ताम झाम नहीं, डायरेक्ट ए लिखो। ए बराबर में क्या होगा तो बोलोगे भैया अगर मैं देखूँ तो 9×5 = 45 हो गया, 45 का 3 गुना, तो बोलोगे भैया 45 का 3 गुना होता है 135, यानी 1350 में से हमें घटाना है 630। 1350 में से 630 0 2, और उसके बाद देखो 7 और 6 यानी 700 कितना हो गया 20, यानी 720 मीटर हमारा क्या होगा तो पुल का लंबाई होगा। कहाँ है भाई, तो ऑप्शन नंबर ए, खत्म। तो बढ़िया सवाल था कि नहीं, अच्छा से बना लिया, बहुत प्यार तरीके से बना लिया, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, पढ़ते हैं क्या कह रहा है। कह रहा सुमित ने 28 मीटर व्यास और 48 मीटर ऊंचाई वाला एक शंकु के आकार का तंबू बनाया। ठीक है भाई, बोलोगे भैया बना दो शंकु के आकार का तंबू, तो यहाँ पे बनाते हैं शंकु के आकार का तंबू। ठीक है भाई, ये हमारे पास तंबू हो गया। इसमें से ये बोला है भैया, जो जो इन्होंने बोला है वैसे लिख लो, यहाँ से एक लाइन खींच लो। इसका जो व्यास है यानी बोलोगे भैया जो डायमीटर है हमारे पास वो कितना है, तो डायमीटर की जो बात किया है इन्होंने बोला है भैया 28 है, तो रेडियस क्या हो जाएगा भाई साहब, डायमीटर का आधा यानी 14 हो गया। जब रेडियस यहाँ पर दे दिया है तो बोला है, और देखो और 48 मीटर क्या है इसकी, तो बोलोगे भैया इसकी ऊंचाई है, 48 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो फिर बोला है तो इस तंबू के लिए सुमित को 10 मीटर चौड़े कैनवास की कितनी लंबाई की आवश्यकता होगी, और पाई के मान 22/7 दिया है। अब देखिए हमको ये मालूम है कि तंबू को क्या करना है भाई साहब, इसको क्या करना है, तंबू को देखो बोला है कि तंबू को, अगर इस तंबू को सुमित 10 मीटर चौड़े कैनवास के लंबाई की आवश्यकता होगी। अब देखो इसको ढांकना है, अब सिर्फ इसकी बाहरी की बात बोला, अंदर की तो पूरा बात बोला नहीं है, सिर्फ ऊपर ऊपर ही तो ढांकना है, क्योंकि ऊपर ऊपर वाले यहाँ पे देखो ये वाला लाइन पढ़ोगे तो समझ में आएगा। हमसे ये बोला है शंकु के आकार का, देखो शंकु के आकार का तंबू बनाए, इस तंबू के लिए सुमित को 10 मीटर चौड़े कैनवास की कितनी लंबाई की आवश्यकता हो थी, यानी चौड़े सिर्फ ये बाहरी के करना है। तो कहने के ये बोलो भैया इसकी लेटरल सरफेस एरिया की बात किया है, यानी लेटरल सरफेस एरिया ही ढकेगा। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, तो बोलोगे भैया हमारे पास जब लेटरल सरफेस एरिया होता है वो होता है πr/l। अब उसके बाद से आर भी एल है, यानी कहने के हम ये बोल सकते हैं स्लेंट हाइट नहीं है हमारे पास। तो देखो स्लेंट हाइट कैसे निकलता है, एक तो यहाँ पे पाइथागोरस लगा दो, नहीं तो मेरा दिमाग लगाओ।
मैं ये बोलता हूँ अगर मैं इसका रेशियो लेता हूँ, अगर इसको 2 से काटूंगा तो कितना आ जाएगा 7, 2 से काटूंगा तो बोलोगे 24। तो हमको मालूम है 7, 24, 25 का एक ट्रिपलेट होता है। तो 2 से गुणा किया हो तो इसमें 2 से गुणा कर दो, यानी हमारे पास 50 हो गया। यानी ये बोल सकते हो हमारे पास 14 ये था, अब ये 48 था, अब कितना हो गया 50 हो गया। यानी 14 इसका क्या हो जाएगा बोलोगे भैया रेडियस हो जाएगा, 48 इसका ऊंचाई हो जाएगा और स्लेंट हाइट 50 हो जाएगा। तो आ जाओ भाई, पाई का मान 22/7, रेडियस कितना हो गया 14, स्लेंट हाइट कितना हो गया तो बोलोगे भैया 50। जब इसको काटोगे तो हमें ये समझ में आया कि 7 से काटूंगा 2 बार में। अब देखो ये कितना होगा 100, 100 में भाई साहब 22 से गुणा करोगे तो 2200 हो गया हमारे पास। कहीं ना कहीं इसका क्या आ गया लेटरल सरफेस एरिया। अब बोला है इसी लेटरल सरफेस एरिया है ना, देखो इस तंबू के लिए सुमित को 10 मीटर चौड़े कैनवास की कितनी लंबाई की आवश्यकता होगी, यानी टोटल इतने के लिए 10-10 मीटर, जो 10-10 मीटर लंबाई वाले कैनवास की कितनी जरूरत होगी। तो कुछ नहीं करना, 10-10 मीटर बोला है ना, तो हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे 10 से। जैसे 10 से डिवाइड करोगे ना बोलोगे भैया 220 मीटर हमें कैनवास की जरूरत होगी, जो 10-10 मीटर का होगा। कहाँ है तो ऑप्शन नंबर बी। तो बढ़िया सवाल था मेंसुरेशन 3D का। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ अच्छे समझे होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर हम 18 देखते हैं। 18 हमारे क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित रेखीय समीकरणों को हमें हल करना है। कहीं ना कहीं यहाँ पे x का मान दे रखा है, y का मान दे रखा है, z का मान दे रखा है। तो देखो ये सारी चीजें दे रखा है, हम क्या करेंगे भाई यहाँ पर किसी एक में मान रख के देख लेंगे, ना कि उसका ऐसे आएंगे। ऑप्शन उठाते हैं, x के यहाँ पर -4 रखते हैं तो बोलोगे भैया यहाँ पर -4 रख दिए। y की जगह पर 1 रखो तो बोलोगे भैया प्लस का 1 रखेंगे, और यहाँ पर माइनस हो जाएगा हमारे पास। और जेड की जगह पर क्या रखेंगे बोलोगे भैया, हम यहाँ पर 3 रखेंगे तो बोलोगे भैया -2 इंटू में 3 रख दो तो क्या 10 आता है देख लेते हैं। तो -4 और प्लस का देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा -6, -4 + 1 -6, तो -6 -4 हो गया -10। -10 में से 1 ऐड करोगे तो -9 आएगा, तो यहाँ पे -9 आ रहा है, हमें चाहिए कितना तो बोलोगे भैया 10। तो ऑप्शन नंबर 1 खत्म हो गया। अब भाई ऑप्शन नंबर हम बी में पुट कर देते हैं, बी वाला तो x की जगह पर 3 रखना है तो बोलोगे 3 हो गया। y की जगह पर -1 तो -1 रख दो, और z की जगह पर -4 तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 4 में 2 से गुणा करोगे तो 8 हो जाएगा। तो बोलोगे 8 और 3 11, 11 में से 1 घटाओगे 10, बराबर में 10 आ ही गया, 10 ही लाना था। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया, बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है, खत्म। तो डायरेक्ट इसको ऑप्शन से उड़ा दिए, कोई दिक्कत था ही नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 हमारा क्या कह रहा है, बंटी और बबली की वर्तमान आयु का योग कितना है तो बोलोगे भैया 24 वर्ष है। फिर ये वाला लाइन पढ़िए आगे, हमको मालूम है कि 24, फिर अब से 2 वर्ष बाद बंटी की आयु बबली की आयु का 3 गुनी होगी। कोई बात नहीं, आराम से एक एक चीज लिखिए। हम प्रेजेंट की बात करें तो इसमें मान लो बंटी को x मान लेता हूँ और बबली को y मानता हूँ, जिनका एज कितना है 24 है। अब से 2 वर्ष की बात बोला है मैंने, आगे जब इससे आगे हम 2 वर्ष आते हैं तो बोलोगे भैया जो बंटी जो x है और ये y है कितना होगा, तो अगर मान लीजिए 1 हो जाएगा तो ये हमारे पास 3 होगा। अब जब रेशियो में है तो इसके साथ कोफिशिएंट लगा लेता हूँ, जैसे मान लो ये ओ ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा। अब देखो इसको बनाने का जो तरीका है, बंटी का हमें वर्तमान की आयु बताया, अब इसको बनाने का तरीका क्या होता है मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए हम 2 वर्ष आगे आते हैं तो हम 2 वर्ष पीछे जाते हैं। जैसे 2 वर्ष पीछे जाएंगे तो ये क्या होगा 3a - 2, ठीक है भाई, बोलोगे 3a - का 2, फिर प्लस में a में से -2 करेंगे, बराबर में क्या आएगा तो बोलोगे 2 वर्ष पीछे जाएंगे तो प्रेजेंट एज में आएंगे, तो इन दोनों का योग कितना है 24 है। तो बोलोगे 3a और ये यहाँ है 4a हो जाएगा, -2 -2 -4 उधर जाके 8 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा तो बोलोगे भैया 28 होगा। तो यहाँ से काटोगे तो a का मान कितना आ गया तो बोलोगे भैया 7 आया। जैसे ही a का मान 7 आया तो हमसे पूछा है कि बंटी का वर्तमान आयु, तो x मान है बंटी का वर्तमान आयु, तो बोलोगे भैया यहाँ पे 21 आया है, हमें वर्तमान आयु बोला है। तो 2 साल बाद 21 से तो पीछे 2 साल पीछे जाएंगे, नहीं वर्तमान में इतना कितना होगा तो 21 में से 2 घटाएंगे तो वर्तमान आयु उसका 19 होगा। 19 का है तो ऑप्शन नंबर डी। बहुत लोग अलग तरीके से बनाते हैं, बट आप ऐसे भी सोच सकते हो कि कोई चीज़ अगर प्रेजेंट में दे रखा है तो अगर आगे दे रखा है फ्यूचर की चीज़ तो मैं बैक में चला जाता हूँ, बैक में जाऊँगा तो सारी चीज़ें ऐसे निकाल पाऊंगा। उम्मीद करते हैं यहाँ पर समझे होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात यहाँ पर दे रखा है। देखिए यहाँ पे हमारे पास देखिए तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है लेटरल सरफेस एरिया, या ये भी बोल सकते हो हमारे पास क्या कर्व सरफेस एरिया। उसके बाद से यहाँ पर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का इनको रेशियो दे रखा है। फिर बोला यदि लंब वृत्तीय बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है तो बोला है तो इसका आयतन हमें ज्ञात करना है। काफी बढ़िया सवाल है और पाई का भी मान इन्होंने दे रखा है। आइए एक एक चीज समझते हैं। अब इसको बनाएंगे, सबसे पहले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है तो बोलोगे भैया हमारे पास 2πr/h होता है, और टोटल सरफेस क्या होता है तो बोलोगे भैया 2πr और r प्लस में h होता है इनटू में। इनका रेशियो दे रखा है तो बोलोगे भैया 1/16 दे रखा है। अब यहाँ से मान निकालते हैं, तो जो मान निकालोगे तो बोलोगे भैया 2πr, तो 2πr को खा जाएगा, बचेगा h, तो h की जगह पर कितना होगा 1 हो गया। तो भाई साहब बोलोगे भैया h की जगह पर 1 आ जाएगा तो r का मान कितना हो जाएगा तो बोलोगे भैया 15 हो जाएगा, तभी तो 15 1 16 है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं भैया, अगर मान लो यहाँ पे 15 तो जो हम h की जगह पर क्या रख सकते हैं
तो बोलोगे भैया एच की जगह पर हम ये लिख सकते हैं कि एच बराबर में हम ये डाल सकते हैं कि 15R होता है। ठीक है, अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो मैं बताता हूँ। इसको सब मिटाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास जो बचता है एक लाइन लिखता हूँ, बहुत अच्छे से समझ में, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे। अब बचता है जो एच फट्टे में होता है आर प्लस में एच और बराबर में 1/16। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो बोलोगे भैया हमारे पास आर प्लस में एच बराबर में आता है 16H। तो मैं ऐसा क्या करता हूँ, एच उधर जाके घट जाएगा तो आर बराबर में हो जाएगा हमारे पास 15H। तो आर की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, तो बोलोगे भैया 15H रख सकते हैं। जब आर के बराबर में 15H रख सकते हैं तो आगे वाला पढ़िए लाइन। बोला यदि लंब वृत्तीय बेलन का हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दिया है। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो बोलोगे भैया 2πr इंटू में आर प्लस में एच होता है, जिसका मान इन्होंने दे रखा है कितना, तो बोलोगे भैया 60, उसके बाद से 28 और उसके बाद से फिर यहाँ पे 28.8 दे रखा है। अब देखो 2 हो गया, यहाँ पे पाई का मान हमें 3.14 रखना है। आर की जगह पे क्या रखना है, तो बोलोगे भैया हमारे पास इंटू में 15H रखना है। अब यहाँ पे आर की जगह पर 15H और H कितना हो गया, तो बोलोगे भैया 16H। बहुत बढ़िया सवाल है, ध्यान रखना। फिर यहाँ पर 6028.8 दिया है। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो बोलोगे भैया यहाँ पे कितना होगा, तो बोलोगे भैया यहाँ पर 4 दूना 8, फिर 2 एकम 2 और 3 दूना कितना हो गया 6, यानी 6.28 और इंटू में H से गुणा करते हैं। 15H इंटू में 16H हमारे पास आ गया। तो बोलोगे भैया यहाँ पे गुणा कर लो। अगर 15 और 16H गुणा करते हैं तो पहले फिर इसमें भी तो गुणा करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, पहले इसको गुणा कर लेते हैं। 15H और इंटू में हमारे पास क्या आएगा 16H और बराबर में आएगा 6028.8। बढ़िया सवाल है, आराम से देखिएगा। अब गुणा करते हैं इसको, 15 8 कितना होता है 120, हाथ में 12, 15 दूना 30 और 12 कितना हो गया 42, हाथ में 4, 15 छक्के कितना हो गया, तो 15 छक्के 90 और 4 94, यानी ये बोल सकते हो 94.20H और फिर इंटू में कर दो 16H, फिर यहीं गुणा कर दो तो बोलोगे भैया यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर 16 दूना 32, हाथ में 3, 16 चौका 64 और 3 67, हाथ में 6, 16 नंबर कितना होता है, तो बोलोगे भैया 144 और से कितना हो गया, तो बोलोगे भैया 150 आ गया। कितना आ गया 150 आ गया और हमारे पास 2 अंक के बाद से पॉइंट है, ये आ गया पॉइंट और यहाँ पे हो जाएगा H स्क्वायर और बराबर में आ जाएगा 60। उसके बाद से अगर मैं देखूँ तो 6028.8 आ गया हमारे पास इतना। अब देखना यहाँ पर आराम से समझना, बढ़िया सवाल है भाई, कैलकुलेशन है, भर भर के बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। H स्क्वायर निकालूंगा तो बोलोगे भैया H स्क्वायर का जो मान आएगा यहाँ पे हो जाएगा 60, उसके बाद से 628.8 है और बट्टे में क्या आ जाएगा हमारे पास, तो बोलोगे भैया यहाँ पर देखो 150, उसके बाद से 7 150, ठीक है भैया 150, फिर 7 पॉइंट में हमारे पास 2 जीरो है, ये हमारे पास देखो जो यहाँ पर हमने निकाला था वैसे लिख दिया। अब इसको कट करते हैं, जब यहाँ पे कट करोगे ना बहुत बढ़िया चीज़ है, तो बोलोगे भैया यहाँ पर देखो पॉइंट के वजह से 0 रखो या ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखो भाई साहब अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो 15 चौका 60, फिर 7, अगर देखो 15 चौका 60, अगर यहाँ पर मैं देखूँ तो यहाँ पर मैंने कुछ गलत लिख दिया है क्या, यहाँ पे क्या 6028, यहाँ पर 606 एक्स्ट्रा लिख दिया हूँ 6, समझ रहे हो ब्रो, ये 6 नहीं होगा 6028 होगा, तो 6028 है, माफ करना ब्रो, फ्लो में चीज़ें थोड़ा गलत इधर उधर लिख देता हूँ, ये नहीं होगा 6। अब देखो इसको अगर हमें काटूँ 15 से 4 बार में, फिर इसके बाद से 60 हो गया 0 से, तो 0 बच गया, फिर 7 से काटोगे 7 चौका 28, उसके बाद से 2 से 4, यानी डायरेक्ट इसको काट सकते हो, बोलोगे भैया 4 बार में। देखा कैलकुलेशन किस लेवल का है, डायरेक्ट हम इसको 4 से गुणा करेंगे तो हमारे पास ये मान निकल के आ जाएगा। अब बोलोगे भाई जब ये मान आ जाएगा तो H का मान कितना आ जाएगा, तो भाई साहब बोलोगे भाई स्क्वायर है तो रूट चढ़ जाएगा, यानी H का मान 2 आ गया। अब इतना ही नहीं था, यहाँ तक जब निकाल लिया ना तो आगे पढ़िए, आगे इन्होंने क्या बोला है, तो बोला है इसका आयतन हमें ज्ञात करना है, यानी बोलोगे भैया बेलन का आयतन निकालना है। अब बेलन का आयतन क्या होता है भाई बताना जरा, तो बोलोगे भैया बेलन का आयतन तो हम जानते हैं क्या होता है, बताओ। सबसे पहले इसका हम ये देखो, यहाँ पर मान लो ये भी निकाल दिया टोटल सरफेस एरिया, तो बेलन का जो आयतन निकालेंगे बोलोगे भैया पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है भाई, अब पाई आर स्क्वायर एच होता है तो रखो भाई, हमको ये मालूम है, क्या मालूम है कि पाई की जगह पर रखना है 3.14, आर का मान कितना आएगा, तो एच की जगह पर 2 रखना है। देखो एच की जगह पर 2 रखोगे ना भाई तो 15 दूना 30, तो आर का मान 30 आ जाएगा, तो 30 भाई साहब 2 बार गुणा है तो 2 बार गुणा कर लो, और एच के मान 2 रखना है, तो जैसे ही 2 रखोगे एच की जगह पे तो एच तो 2 ही आएगा ना हमारा, और तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि एच का मान हमारा 2 है, तो रख लो भाई साहब, तो बोलोगे भैया एच की जगह पर 2 आएगा, एच की जगह पर 2 आएगा, क्योंकि आर का मान ही हो गया, एच की जगह पर 2, अब गुणा कर लेते हैं। अब देखो यहाँ से हुआ क्या, क्योंकि हमको मालूम है जैसे ये 2 पॉइंट है 2 जीरो इसको पॉइंट की वजह से खा जाएंगे। अब गुणा कर लो तो बोलोगे 3 3 9, 9 दूना 18, तो 314 में हमें 18 से गुणा करना है, तो बोलोगे 18 चूँकि 72 को 2 हाथ में 7, 18 और 7 कितना होता है 25, हाथ में आ गया 2, 18 54 और 2 18 54 और 2 56, यानी 56 52 आंसर आएगा, और 56 52 कहाँ है तो ऑप्शन नंबर सी है, खत्म।
देखा भाई, एग्जैक्ट आंसर आया है। तो ये बढ़िया सवाल था, मैंने अच्छा सवाल था, कैलकुलेशन था इसमें भर भर के। आरआरबी सेक्शन कंट्रोल का ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऐसा क्वेश्चन है तो फर्स्ट गो में छोड़ देना होता है, सेकंड गो में आइए तो अटेम्प्ट करिए। बढ़िया सवाल था कि नहीं, बताइए। चीजें समझ में आ रहा था, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य 50% बढ़ाकर अंकित करता है, फिर अंकित मूल्य पर 20% का छूट देता है। यदि अंतिम विक्रय मूल्य इतना है तो भाई साहब क्रय मूल्य हमें कितना था। देखिए यहाँ पे बोल दिया कि अंतिम विक्रय मूल्य, यानी कहीं ना कहीं बोल दिया है हमारे पास कि इसका अंतिम विक्रय मूल्य इतना दिया है, तो हमें क्रय मूल्य बताना है। अब किसी वस्तु को बढ़ाता है अंकित, फिर अंकित मूल्य पे 20% की छूट भी देता है। यदि अंतिम विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य क्या होगा, यानी सीपी हमें बताना है। अगर मैं ऐसे बताऊं, अगर मान लो हमारे पास क्या होता है तो बोलो भैया एमपी, एसपी, सीपी, ये 3 चीजें होता है। अब क्या करा कि मान लीजिए कि एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य 50% बढ़ा कर अंकित करता है। सीपी अगर मान लीजिए 100 है तो 50 बढ़ा कितना किया है, 150। अब फिर बोला अंकित मूल्य पर 20% का छूट देता है। अब मान लीजिए 150 का 20% कितना होता है, तो बोलोगे भैया 10% 15 होता है, और 20% कितना हो गया 30। तो कहीं ना कहीं भैया बोलोगे भैया 20% का छूट देता है तो कितना में बेचेगा, यानी 80% में बेचेगा। तो 150 में 30 घटा दो, यानी 120 आ गया एसपी। जब ए आ गया तो फिर बोला है यदि अंतिम विक्रय मूल्य 2400 है, अंतिम विक्रय मूल्य 2400 है तो हमें क्रय मूल्य बताना है। यानी जो बोलोगे भैया ये 2400 है, कितने का मान है, तो बोलोगे भैया 120, यानी ये विक्रय मूल्य नहीं सेलिंग प्राइस, और सीपी यानी 100 का मान बताना है। 0 से 0 खत्म, 12 का बोलोगे भैया 20 बार में, और 20 में भाई साहब 2 जीरो और लगा दो, 2000 होगा सीपी, और 2000 का है तो ऑप्शन नंबर डी। काम तमाम खत्म। आइए क्वेश्चन नंबर हम 22 देखते हैं। 22 क्या कह रहा है, कह रहा है राजेश और नरेश क्रमशः इतना और इतना रुपए निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं। राजेश अपनी धनराशि का 2 महीने के लिए निवेश करता है और नरेश अपनी धनराशि का 12 महीने के लिए निवेश करता है। तो वर्ष के अंत में कुल लाभ 5% इतना है, तो नरेश का लाभ का हिस्सा ज्ञात करें। बहुत बढ़िया सवाल है, बस यहाँ घुमाया है। हम डायरेक्ट इसका रेशियो ले लेंगे, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म। हमें मालूम है क्या होता है भाई, कभी भी जब पार्टनरशिप में पढ़ते हैं प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट इंटू में टाइम, क्या होता है भाई, तो बोलोगे भैया इन्वेस्टमेंट इंटू में टाइम। अब देखिए इन्वेस्टमेंट कितना है, तो बोलोगे भैया 66 है, और उसके उससे यहाँ पे इसका कितना है तो 29 है। अब जो पहला भाई साहब जो है राजेश भाई साहब कितना दिन के लिए लगाते हैं, 2 महीना, और नरेश 12 महीना, तो गुणा कर दो। तो ये भैया 2 महीना लगाएंगे और नरेश हमारे पास 12 महीने के लगाएंगे। जो कट रहा है काट लो। तो बोलोगे भैया अगर मैं ये देखूँ, अगर इसको मैं 6 से काटूं तो 2 बार में, 6 से काट लूँ 11 बार में, 2 से 2 खत्म, यानी जो इनका रेशियो आ जाएगा प्रॉफिट का 11 रेशियो में 29 आएगा। अब यहाँ पे देखो 5% का मान इतना दिया है, तो हमको मालूम है कि ये कितना है भाई, देखो कितना आसान है, 70 36 से हमारे पास 5% का मान, और ये सारा प्रॉफिट अगर निकलता है तो 100% निकलता है ना, तो 5% का मान है तो 100% का मान निकालो। 5 से इसको काटो, 14 5 70, वहाँ पे अगर मैं अगर देखो 500 तो कटेगा ही नहीं, तो ये तो कट जाएगा ना भाई। तो बोलोगे भैया 5 से ये कट जाएगा, 5 से काट लो 20 बार में, तो बोलोगे भैया 0, फिर 6 दूना 12 हाथ में 1, 3 दूना 6 1 7 आ गया, फिर यहाँ पर 0 7 दूना 14, तो बोलोगे भैया 14 0 720, यानी यहाँ पे आ रहा है 14 0 720 से भाई साहब प्रॉफिट आ रहा है कितने का मान है, तो 29 और 11 कितने का मान है, तो बोलोगे भैया 40 का मान है। और हमसे पूछा क्या है वो देख लीजिए, ये तो समझ लिया ना, इसको लिख देता हूँ नहीं तो बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कैसे आया। फिर हमसे बोला है नरेश का हिस्से का लाभ, हमारे पास पहले क्या था, तो ये राजेश था ये नरेश था, यानी 29 का मान बताना है। अब काट लीजिए, जिसका कैलकुलेशन फास्ट वहीं बाजीगर होगा। तो 0 से 0 खत्म, ठीक है। अब इसको मैं काटूंगा, बोलोगे भैया किससे, तो 4 से काटूंगा, 4 से काटूंगा, 4 3 12, कितना होगा 4 3 12, 2 उसके बाद से 20, फिर 4 5 20, ये भी आ गया 5। उसके बाद से मैं देखूँ तो बोलोगे भैया 4 एकम 4, फिर 3 4 8 32, अब ये आ गया, गुणा करो भाई। अब 35 18 में गुणा करना है 29 से, बड़ा यार दयनीय स्थिति आ गया। अब बोलोगे भैया 29 का 8 गुना कितना होता है भाई, तो बोलोगे भैया 30 का 8 गुना होता है कितना, तो 8 तरीका 24, यानी बोलोगे भैया 240। अब 240 में से 8 घटा दोगे तो 232 आया, यानी 2 हाथ में आ गया कितना 23। 29 से कम 29 और 23, यानी कहीं ना कहीं बोलोगे भैया 30, यानी यहाँ 22 यानी 52, हाथ में आया कितना, तो बोलोगे भैया 5, कितना आ गया भैया 5। तो डबल 2 कहाँ आ रहा है आंसर में देखने जरा, तो ऑप्शन नंबर बी तो यहीं से हो सकता है, बट फिर भी यहाँ तक कर लिए तो कर लेते हैं। फिर 29 का 5 गुना, तो बोलोगे भैया 30 का 5 गुना होता है 150, यानी 145 में 50 5 ऐड कर दो 150, हाथ में आ गया 15। फिर 29 का 3 गुना होता है 87, 87 में 15 ऐड करोगे तो बोलोगे भैया 102 आता है, तो 102 0 22, 102 0 22, ऑप्शन नंबर कहाँ है, तो बोलोगे भैया ऑप्शन नंबर बी, बस बात खत्म। तो इस सवाल में क्या था भाई, तो बोलोगे भैया कैलकुलेशन अच्छा खासा था। आइए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 23 हमारा क्या कह रहा है, कह रहा 300 मीटर लंबाई वाली
300 मीटर लंबाई वाली एक तेज चाल वाली ट्रेन 600 मीटर देखो लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार करती है। 450 मीटर लंबी एक धीमी चाल से चलने वाली ट्रेन उसी प्लेटफॉर्म को पार करने में 60 सेकंड का समय लेती है। विपरीत दिशाओं में यात्रा करते समय दोनों ट्रेन एक दूसरे को पूरी तरह से पार करने में लगने वाला समय हमें ज्ञात करना है, हमें टाइम बताना है। तो टाइम बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलोगे भैया डिस्टेंस अपॉन में क्या होता है, स्पीड। तो सबसे पहले भाई साहब यहाँ पर तो स्पीड की बात ही नहीं किया गया है, तो दोनों ट्रेन का स्पीड निकालो। तो हमको मालूम है कि स्पीड कैसे निकालोगे, तो बोलोगे भैया डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब देखो डिस्टेंस क्या होता है, तो बोलोगे भैया अगर मान लीजिए प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो जो अगर मान लीजिए प्लेटफॉर्म की पार करे जितने समय में, तो समझ लीजिए वहां से उसका क्या आ जाएगा, स्पीड तो निकालते हैं, वहीं उसका डिस्टेंस हो जाता है। तो बोलोगे भैया 300 मीटर लंबाई वाली एक तेज देखो तेज चाल वाली ट्रेन 600 मीटर लंबे, तो डिस्टेंस क्या होगा, तो भाई साहब ट्रेन और क्या करेंगे भाई, ट्रेन का लेंथ और क्या करेंगे प्लेटफॉर्म का लेंथ का आपस में ऐड करेंगे तो डिस्टेंस आएगा। तो बोलोगे भैया क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 900। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं 900 मीटर आ गया और कितने सेकंड में पार कर रही है, तो 40 सेकंड में पार कर रही है, तो डिवाइड बाई 40। 0 से 0 खत्म। अब देखो 90/4 क्या होता है, तो बोलोगे 90 का आधा कर दो 45, 45 का आधा कर दो 22.5 किलोमीटर पर आवर का स्पीड था पहली ट्रेन का जो तेज चल रही है। अब दूसरी ट्रेन का भी निकाल लो, तो बोलोगे भैया दूसरी ट्रेन सेम है, यानी सेम प्लेटफॉर्म को भाई साहब 450 मीटर एक खुद की लंबाई है, और सेम प्लेटफॉर्म यानी जो पहला प्लेटफॉर्म था 600 मीटर उसी की बात बोला है, तो 600 और 450 यानी बोलोगे भैया 1050 मीटर इसका डिस्टेंस हो जाएगा। और कितना समय लेती है, तो बोलोगे भैया 60 सेकंड का समय लेती है। तो 0 से 0 खत्म। अब इसको 3 से काटूंगा तो 3 3 9, 3 5 15 और 3 से काटूंगा 2 बार में। 35 का आधा होता है 17.5, यानी इसका हो गया भाई सब 22.5 पर क्या 22.5 मीटर पर सेकंड का स्पीड हो गया, और इसका 17.5 मीटर पर सेकंड का स्पीड से जा रही। अब बोला है क्या कि विपरीत दिशाओं में यात्रा करते समय दोनों ट्रेन एक दूसरे को पूरी तरह से पार करने वाला समय बता दीजिए। तो हमें टाइम बता देना है। टाइम बराबर में डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब डिस्टेंस क्या होगा भाई, अब देखिए डिस्टेंस में तो प्लेटफॉर्म की कोई नीड है नहीं, सिर्फ भाई साहब दोनों ट्रेन की बात करा कि दोनों ट्रेन आपस में ऐसे पार करेंगे विपरीत दिशा में। तो पहली ट्रेन का क्या है, तो बोलोगे भैया 300, दूसरी कितना है 450, तो 300 450 कितना होता है, तो बोलोगे भैया 750। अब 750 इसका डिस्टेंस हो गया। अब बोलो भैया स्पीड क्या है भाई, तो स्पीड 22.5 17.5 कितना होता है, तो 22.5 में 5 ऐड कर दोगे 23 और 17 कितना होता है 40। 0 से 0। अब बोलोगे भैया अब देखो 75/4। अब इसको क्या करेंगे, तो बोलोगे भैया 4 से, तो 4 4 एकम 4, फिर यहाँ पर 3 35, फिर 4 8 32, यानी 18 सहित, यानी कहने कि 18 सहित 3/4 आ जाएगा। यही तो हो जाएगा 18 चौका 72 3 75। तो ये हमारे पास क्या होगा, पॉइंटों में निकालना है भाई। तो पॉइंटों में निकालने के लिए इसको कर दो भाई, अगर पॉइंट में निकालोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, पॉइंट में निकालो तो 18, अगर यहाँ पे पॉइंट ये दिख नहीं रहा होगा, अब देखो बोलोगे 18 पॉइंट में देखो तो हमारे पास देखो, तो यहाँ इसको काटेंगे कितना, अगर डायरेक्ट इसको पॉइंट अगर इसमें देखें तो अगर मान लो अगर इसमें कैसे निकाल सकते हैं, 18 से तो स्टार्ट होगा इतना मालूम है, और 3/4 क्या होता है भाई, तो 0.75 होता है। 18.75 ऑप्शन नंबर क्या है, ए। बढ़िया सवाल था कि ना, बताइए थोड़ा सा भी कोई दिक्कत परेशानी होगी तो बोलिए, बिल्कुल नहीं, अच्छा सवाल था, बना लिए। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और 24 को पढ़ते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है रेखा ए बी सी डी के समांतर है, यानी दो रेखा है हमारे पास। एक तो भाई साहब ये हो गया, ये जो हमारा ए बी है, और ये बोलता है भैया ये सी डी के समांतर है, अच्छी बात है। अब आगे पढ़िए, फिर बोला है एक तिर्यक रेखा पी क्यू जो ए बी को एम पर और सी डी को एम पे काटता है। एक तिर्यक रेखा है जिसका नाम है, बोलोगे भैया हमारे पास पी और क्यू है इसका नाम, और ये इन्होंने बोला है किस पे काटता है, इसको एम पे काट देता है हमको मालूम है, और इसको किस पे काट देता है भाई, तो बोलोगे भैया इसको एन पे काट देता है, अच्छी बात है। अब बोला है जो जो चीज बोला है यहाँ पर लिखिए। फिर यदि एंगल पी एम बी कहाँ है भाई, तो बोलोगे भैया पी एम बी ये वाला एंगल की कितना है, तो बोलोगे भैया 5x। अब आगे देखिए एंगल बी एम एन यानी बी एम एन ये वाली एंगल की बात बोला, बी एम एन यानी ये वाला देखो ना, हाईलाइट करके दिखा देता हूँ, ये वाली एंगल की बात बोला है, बी एम एन कितना है भाई, तो बोला है 3x + 2y। क्या है भाई, तो बोलोगे भैया 3x प्लस का 2y है। और आगे देखो एंगल डी एन क्यू कितना है, तो x + 3y, डी एन क्यू यानी ये बोलोगे भैया x प्लस में 3y। अब हमसे पूछा क्या, एंगल बी एम एन का मान बताना है, बी एम एन ये वाली मान बताना है। अब देखिए हमको मालूम है ये क्या है भाई, देखो ये वाला एंगल आपस में बराबर होते हैं, तो जब बराबर होते हैं तो बोलोगे भैया 3x
उसके बाद से प्लस में 2y बराबर में क्या होगा x प्लस में 3y। तो हमको मालूम है क्या कि इधर x खींच लाओगे तो 3x में से x घटाओगे तो 2x हो जाएगा, और 3y है इधर लेके जाओगे तो 2y में से 3y में से 2y घटाओगे तो y आएगा। तो बोलोगे y बराबर में 2x है। जब y बराबर में 2x है तो यहाँ पर फिल कर दो। जैसे यहाँ पर फिल करोगे ना y बराबर में 2x, यानी यहाँ पे y की जगह पर 2x रखूंगा तो बोलोगे 3x, और प्लस में 2 में 2x से गुणा करूंगा तो बोलोगे 4x हो गया। तो 3x और 4x कितना हो गया, तो 7x आ रहा है हमारे पास। अब हमको मालूम है कि देखिए ये वाला एंगल, देखिए कोई भी स्ट्रेट लाइन पर अगर ये वाला एंगल बनता है, यानी बोलोगे स्ट्रेट लाइन पर ये वाली एंगल तो क्या होता है 180 डिग्री होता है। अगर ये फुल बनता तो 360 होता। तो 5x प्लस में 7x हम ये बोल सकते हैं भैया कि हमारे पास 5x प्लस में 7x का मान कितना आएगा, तो बोलोगे भैया 180। हमसे इसी का मान पूछा, नहीं 7x का मान पूछा है। तो 7 5 12x, तो बोलोगे भैया 180 किसका मान है, तो 12x का मान है। हमें निकालना कितना है, तो 7x का मान निकालना है। बस खत्म, 1 से x खत्म, 12 से काटो तो 12 कम 12 12 5 60, 15 में 7 से गुणा करोगे तो बोलोगे 105 आ जाएगा। यानी ये एंगल 105 डिग्री का होगा। कहाँ है भाई, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया, खत्म। तो ये लाइन एंड एंगल का सवाल था, बढ़िया सवाल था। आइए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है एक सप्ताह में 5 कार दुर्घटना हुई तो क्या संभावना है कि वे, देखो कि वे सभी एक ही दिन हुए हैं, यानी क्या संभावना, यानी प्रोबेबिलिटी के सवाल है। अब मैं मान लेता हूँ एक सप्ताह में कितना दिन होता है, तो बोलोगे भैया 7 दिन होता है। तो मैं ऐसा मान लेता हूँ कोई एक ऐसा दिन है, जैसे मान लीजिए हमारे पास संडे है, संडे के ही दिन में क्या होता है, सारे भाई सब घटनाएं हो जाती हैं। तो मान लो भाई साहब अगर घटनाएं होने की संभावना क्या है, तो पहला घटना होगी भाई, मान लो कितना, एक सप्ताह में कितना दिन होता है, तो 7। से मान लीजिए एक ही दिन हो गया तो भाई साहब उस भी दिन हो गया, तो बोलोगे 1/7। ऐसे कितना हो गया भाई, बोलोगे 1/7, 1/7, एक ही दिन हो गया। और कितना हो रहा है, 5 घट। तो समझो मैं ऐसा बोलता हूं कि जो 5 कार दुर्घटना है ना एक ही दिन हुई होगी, तो बोलोगे 3 4 और यहाँ पे 5। ऐसे करके कितनी संभावना बनती है, तो बोलोगे जैसे मान लो ये हमारे पास संडे को हुआ है, ठीक है, तो ऐसे भी तो हो सकता है, मंडे की भी हो सकता है, फिर उसको बोलोगे भैया ट्यूसडे की भी हो सकता है, फिर ऐसे भी मान लो सब लास्ट जा जाकर सैटरडे तक होगा। यानी हम ये बोल सकते हैं कि टोटल कितना हो रहा है, तो बोलोगे 1/में कितना हमारे पास, देखो तो 7 के पावर कितना, 1 2 3 4 5, यानी 7 के पावर 5 हो गया। यानी टोटल ये संभावनाएं बन सकती है। तो बोलोगे भैया हमारे पास जो पूछा है कि क्या संभावना है कि वो सभी एक ही दिन हो सकती है, तो टोटल भाई सप्ताह में कितना दिन होता है, तो 7 दिन में होता है। यानी एक सप्ताह में 7 दिन होता है भाई साहब। और क्या संभावना है आपके पास, तो बोलोगे भैया 1/में हमारे पास पता चला है कि 7 के पावर 5 है। तो ओवरऑल कितना होगा, तो 1/में 7 के पावर 4 होगा। तो ये संभावना है कि एक ही दिन में हो सकता है। कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी। तो 7 से क्यों गुणा, क्यों, क्योंकि भाई साहब सप्ताह में 7 दिन होता है। 7 से गुणा मतलब क्या भाई साहब, पावर घट जाता है, इसका पावर 1 है समझो, तो 5 में से पावर 1 घटाओ तो 7 के पावर 4 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी का सवाल था, बढ़िया सवाल था। आइए क्वेश्चन नंबर हम 26 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है 11 परिणामों का औसत 61 दिया है। यदि पहले 6 परिणामों का औसत 64 है और अंतिम 6 परिणामों का औसत 61 है तो 6वां परिणाम हमें ज्ञात करना है। देखिए हमारे पास 11 परिणाम है जिसका एवरेज ये दे रखा है कितना, तो बोलोगे भैया 61 है। इधर आइए, फिर 6 का मान कितना दे रखा है, तो 64 दिया है, और अंतिम 6 का मान हमें ये पता है कितना दिया है, तो बोलोगे भैया हमारे पास अंतिम 6 का मान 61 दिया है। ओवरऑल कितना 12, तो 12 में से 1 घटाओगे तो समझ लो एक है, जिसका मैं x मान लेता हूँ समझो, क्योंकि हमें घटाना है, ये ध्यान रखना, यह हमारा माइनस है तो उसमें माइनस काउंट नहीं करते हैं, समझते हैं। क्योंकि हम दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो ये 12 संख्या हो जाती है, हमें 11 संख्या ही लेना है। डेविएशन लगाते हैं, 61 से कितना ज़्यादा है, तो बोलोगे भैया 3 ज़्यादा है, कितने पर 6 ज़्यादा, तो ओवरऑल कितना ज़्यादा हो गया, तो बोलोगे भैया 18 ज़्यादा है। अब देखो 61 कितना है, बराबर है, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो प्लस का 0 हो गया। अब देखिए कितना ज़्यादा है, तो बोलोगे भैया 18 ज़्यादा है। अब 18 कितने लोगों में बटेगा, तो एक एक्स्ट्रा 1 लोगों में बटेगा, तो 1 से काटोगे तो ओवरऑल आ गया कितना, प्लस का 18। टोटल एवरेज कितना था, तो 61 था, 61 में भाई साहब 18 ऐड कर देंगे तो बोलोगे भैया 79 आ जाएगा, यानी 69 आएगा। तो बोलोगे भैया जो 6वां परिणाम होगा कितना होगा, 79 होगा। कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी, खत्म। जिसको बेसिक से बनाना है वो बेसिक से अपना बनाते रहेगा, ये डायरेक्ट हम डिवीजन लगा के उड़ा देंगे। आइए भाई साहब 27 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है एक लड़का पतंग उड़ा रहा है और हमारे पास 24.4 मीटर लंबी डोर पकड़े हुए है जो जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो पतंग की जमीन से ऊंचाई ज्ञात करना है। अब मान लीजिए यहाँ पर भाई साहब बच्चा होंगे, ये पर अब यहाँ से इसका ही बन गया। अब पतंग कैसे उड़ाता है आपको मालूम है, मैं उल्टा बना कर दिखाता हूँ। अब यहाँ पर क्या है, बोलोगे भैया हमारे पास पतंग उड़ा रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से पतंग उड़ा रहे होंगे। जैसे मैं इसको कैसे बनाऊँ, ऐसे बनाता हूँ, जैसे मान लो हमारे पास कुछ ऐसा एंगल बने ना, ताकि आपको समझ में आए। पतंग क्योंकि नीचे से बना, अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर बच्चा में खड़ा हो तो वो चेंज हो जाता है, ऊपर जब चेंज होता है तो डायरेक्ट इससे समझ लो, ठीक है, ये हमारे पास हो गया। तो अगर मैं डोर की बात ली, यहाँ से खड़ा होकर ये पतंग उड़ा रहा है, अगर मैं ये बताऊँ तो 30 डिग्री का एंगल बनाता है, 30 डिग्री का एंगल बनाता है, जिसको ये मालूम है कि डोर की क्या बोला है यहाँ पे, वो कितना, डोर की लंबाई कितना है, तो बोलोगे भैया 24.4 है, डोर की लंबाई 24.4। अब भाई सब रेशियो क्या होता है, 30 डिग्री के सामने का 1 होता है,
नीचे का √3 होता है, ये हमारे 2 होता है। तो हमको मालूम है क्या कि बोलोगे भैया 2 का मान ये है, तो हमसे पूछा क्या है, तो जमीन से पतंग की ऊंचाई, यानी जमीन है यहाँ पतंग उड़ रही है तो इसकी ऊंचाई यानी 1 का मान बताए। 2 का मान इतना है तो बोलोगे भैया 24.2 है, 2 का मान तो 1 का मान बताना है, तो हमको मालूम है कि 12.1 आ जाएगा। और 12.1 कहाँ है भाई, तो 24 पॉइंट कितना 4 था, यहाँ पर मैंने 2 लिखा है, माफ़ करना ब्रो। 24 पॉइंट कितना है, तो बोलोगे भैया 4 था, तो यहाँ भी आ जाएगा कितना, तो बोलोगे भैया 24.4। जैसे यहाँ पे 24.4 होगा तो इसको भी भैया हम हटा देंगे, इसको मिटाओ आराम से। जब इसको काटोगे आप डायरेक्ट इसको, तो बोलोगे भैया 12.2 आएगा, और 12.2 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी है। तो ये हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल था, अच्छे से हमने कर लिया। आइए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 क्या कह रहा है, कह रहा साधारण ब्याज पर कोई धनराशि किस वर्ष की दर से भाई साहब बोला है कि स्वयं, देखो यहाँ पे साधारण ब्याज पे कोई धनराशि किस वार्षिक दर से 16 वर्षों में स्वयं का 5 गुना हो जाएगी। 5 गुना का मतलब क्या समझे, कोई चीज 100 से हमारे पास कितना हो रही है 500, तो डिफरेंस कितना है, तो बोलोगे 400, और कितने साल में बोला है, तो 16 साल में डिवाइड बाई 16 कर दो, इतना आ जाएगा। तो बोलोगे 16 दूना 32, 16 25 80, यानी बोलोगे भैया हमारे पास जो दर आ जाएगा 25% आ जाएगा। कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी। 1 सेकंड का सवाल था। आइए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं भाई क्या 29 क्या कह रहा है, कह रहा रीमा और जूही प्रत्येक जब काम करती है, ठीक है, प्रत्येक रीमा और जूही प्रत्येक जब काम करती है, ठीक है, वे एक साथ क्रमशः 12-36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोनों बारी बारी से एक दिन छोड़ के काम करती है। तो रीमा क्या करे, पहले दिन काम करती है और जूही दूसरे दिन काम करती है, काम की शुरू करती है। तो बोला है भाई साहब काम करने में कुल कितने दिनों लगेंगे, यानी बोलोगे भी अल्टरनेट डेज का कंसेप्ट है। हमारे पास यहाँ पर रीमा है, फिर यहाँ पे जूही है। रीमा कितना दिन में काम कर रही है 12, जूही हमारे पास 36 दिन में। एलसीएम 36 होगा, एफिशिएंसी 3 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। अब बोला है सबसे पहले कौन आएगी, तो बोलोगे भाई रीमा पहले दिन आती है, तो पहले दिन में एक दिन में कितना काम करेगी 3 दिन में, और उसके से जूही आएगी 1, यानी बोलोगे भैया टोटल अगर 2 दिन की काम करूँ तो 4 काम हो गया। टोटल काम 36 कराना है, तो 9 चौका 36, यानी बोलोगे भैया 9, तो इधर भी 9 से गुणा करूंगा, यानी 18 दिन में हमारे पास टोटल 36 काम हो जाएंगे। कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी, खत्म। तो ऐसे सवाल एकदम भुटुंगरी वाले सवाल होते हैं, 1 सेकंड वाले सवाल होते हैं। आज भाई 30 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है हमारे पास ये रेशियो के सबसे बड़ा अनुपात बताना है। कभी भी ऐसा है ना तो भाई डायरेक्ट ऑप्शन में देख लो सबसे बड़ा अनुपात कैसे निकालेंगे। ऐसे कर लो, जैसे मान लो यहाँ पर 8/33, तो ऐसे लिख लो 8/33। तो मैं ऐसा करता हूँ 0 पॉइंट करूंगा तो 80 लग जाएगा। तो 33 का 2 गुना कितना होता है, तो बोलोगे भैया 66 आता है। फिर उसके बाद 4 ऐड कर दोगे तो 70, यानी बोलोगे 14 140। अब 33 का कितना गुना में जाएंगे 40, तो बोलोगे भैया 5 ना, तो यानी 4, यानी बोलोगे भैया इसका मान आएगा 0.24। जो सबसे बड़ा होगा वही हमारा आंसर होगा। अब आ जाओ 5/12 का, तो इसको बोलोगे 0 पॉइंट फिर 5, तो बोलोगे भैया 12 चौका 48 हो गया, ठीक है। अब 12 चौका 48 हो गया, फिर बचेगा कितना, बोलोगे भैया यहाँ पे 2, अब 20 आ जाएगा। तो फिर 12 एकम में 12, यानी बोलोगे भैया हमारे पास कितना, तो 0.41 आ गया, ठीक है। अब इसको आ जाओ 14/41 को देख लेते हैं, 14/31 देखते हैं। तो बोलो भाई 0 पॉइंट यहाँ पर आ गया कितना 140, यानी हम ये बोल सकते हैं कितना बार में जाएगा, तो 4 बार में जाएगा। 4 बार में, क्योंकि 4 3 12 124 होता है। फिर उसके बाद से देखो तो 16 आ गया, 16 माने 160, फिर 5 में जाएगा 155, यानी 0.45 आ जाएगा। इसका 0.45 आ गया, कितना आ गया, तो बोलोगे भाई 0.45, 0.45। अब इसको कर लेते हैं 17/39, 17/39, तो 0 पॉइंट ये होगा 170, यानी 40 हो गया। तो 40 का 4 गुना तो कर सकते हो, यानी 4 बार में जाएगा। तो 39 का 4 गुना, 40 का 4 गुना कितना होता है, तो 160 में से 4 कम कर दो 156, फिर 4 यानी 14 140 आ गया। 140 आ गया, तो 39 का हम 4 गुना में तो ज़्यादा चल जाएगा, क्योंकि 3 बार में जाएंगे। तो बोलोगे भैया ये 0.43 आ रहा है। तो सबसे बड़ी की बात बोला है, तो सबसे बड़ी देखना कौन है, तो बोलोगे भैया एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि 0.45 है। बस बात खत्म। तो ये रहा टोटल 30 सवाल। बताना भाई साहब आज का सेशन कैसा रहा। मैं मतलब सोचा था कि बहुत एक्सप्लेन करूंगा, बट मैं जैसे बच्चों का कमेंट आया कि भैया ज़्यादा एक्सप्लेन मत करिए, हमको क्वेश्चन टू क्वेश्चन कराइए, बताइए कि कैसे हम एग्जाम में रहेंगे तो कम समय में चीज़ों को उड़ाएंगे। तो मैं डायरेक्ट एकदम क्वेश्चन को एक एक करके बिना टाइम पास किए, क्लास में बिना बकैती किए, सब क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको उड़ा के दिखा दिया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा। चीज़ें पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते रहना और अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहना। ठीक है भाई, बाकी इसका जो भी हैंड रिटन नोट्स है किस पे मिल जाएगा, एआर पब्लिकेशन टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। भाई साहब कमेंट करके बताना आज का सेशन कैसे रहा और क्या क्वेश्चन का कैसा लेवल बढ़ा सकते हैं, ये भी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को आपको शेयर करना है, हर जगह बताना है कि भैया एकदम धुआंधार मूड में आ गए, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बता रहे हैं। बाकी ये आपका अपना चैनल है तो सब्सक्राइब करके रखना है इसको। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।